नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। कैसे हैं आप सब, जल्दी से बताइए। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, मैंने हैंड रिटन पीडीएफ लगाई है आज, ताकि थोड़ी सी कम समस्या हो आपको। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आज पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कार्बनिक रसायन थर्ड यूनिट है आपका। और इसी यूनिट का एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है। तो खमा खनीसा सभी जुड़ जाइए। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। चलो, राधे राधे, नमस्कार। चलो देखो, सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, साबुन। साबुन क्यों इस चैप्टर में पढ़ा जाता है? सबसे पहली चीज तो यही आती है कि हम साबुन को इस चैप्टर में पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि साबुन में 15 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 15 to 18 कार्बन एटम होते हैं। मतलब साबुन जिस फॉर्मूले से बनेगा, है ना, RCOON है, उसमें कम से कम 15 से लेकर के 18 तक कार्बन होने चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मूला। दो तरह के साबुन बनते हैं, एक होता है RCOON, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, RCOO, मतलब सोडियम लवण और पोटेशियम लवण, दोनों से साबुन बनते हैं। जैसे एक फॉर्मूला C17H35COONA हो सकता है, C17H35COOK भी हो सकता है। तो ये साबुन का फॉर्मूला हो गया। अब साबुन उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कैसा? सोडियम पोटेशियम लवण कैसे? एक तो NaOH का यूज साबुन के निर्माण में करते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं जिसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए इसकी क्रिया किससे करते हैं? वसा के साथ। तो साबुन उच्च वसा के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम और पोटेशियम लवण बनाते हैं। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में अंतर क्या होता है पता है आपको? इससे बनेगी हार्ड सोप, जैसे कपड़े धोने वाली साबुन हो गई, और इससे बनेगी हमारी सॉफ्ट सोप, जैसे कि भैया नहाने वाली साबुन हो गई। तो KOH मुख्य रूप से, जैसे ऑयल या फैट की क्रिया NOH के साथ कराते हैं तो सोप और ग्लिसरॉल बनता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि साबुन के साथ सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट के तौर पर किसका निर्माण होता है? तो किसका होता है प्यारे दोस्त? याद रखिएगा, ग्लिसरॉल का होता है ना। साबुन निर्माण की जो पूरी प्रोसेस होती है, इस रिएक्शन को साबुनीकरण कहते हैं। और इसका सह उत्पाद ग्लिसरॉल होता है, स्टार लगा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। तो सह उत्पाद के तौर पर हम किसको जानते हैं? यहां पर ग्लिसरॉल को जानते हैं। तो साबुन क्या है? उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, है ना। तो फिर से देखिएगा, साबुन 15 से 18 कार्बन परमाणु साबुन के अंदर पाए जाते हैं। RCOONA और RCOOK इसका फॉर्मूला होता है। साबुन उच्च वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसी अम्ल मतलब कोई भी फैट होता है, उसका यूज यहां पर किया जाता है। जैसे ऑयल या फैट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी तो हार्ड सोप बनेगा, और KOH के साथ कराई जाएगी तो सॉफ्ट सोप या मृदु साबुन बनता है। ठीक है। साबुन में फैट NaOH के साथ क्रिया करके सोप के साथ ग्लिसरॉल बनता है। इस पूरी रिएक्शन को साबुनीकरण कहते हैं, या साबुन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है। और इसका सह उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था साबुन का। अभी जैसे जैसे साबुन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप साबुन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते चलेंगे। जैसे साबुन में वसी अम्ल, अभी हमने यहाँ देखा था कि कोई वसा का यूज किया जाता है, फैट का। किन किन प्रकार की फैट का यूज साबुन के निर्माण में यहां पर किया जा सकता है? तो किस किस प्रकार की फैट का यूज करते हैं? स्टीरिक एसिड का यूज करते हैं, ओलिक एसिड का यूज करते हैं, और पामीएटिक एसिड का यूज करते हैं। इन तीन प्रकार के अम्लों का उपयोग बहुतायत देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? तो इन तीन अम्लों का उपयोग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है प्यारे साथी, है ना। इन तीन अम्लों का यूज होता है, वसी अम्ल या फैटी एसिड है या ये वसा है। तो इन तीनों का उपयोग आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो साबुन के निर्माण में। कहां पर? ये देखो, ये ऑयल या फैट है ना, जो है ना, यहां पर इस तीन प्रकार के एसिड सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है स्टेरिक एसिड, दूसरा है ओलिक एसिड, और तीसरा है पॉमिएटिक एसिड। सीधा प्रश्न आएगा, साबुन निर्माण में किस प्रकार के वसी अम्ल का यूज होता है? या तीन ऑप्शन में ये दे देंगे और प्रश्न पूछेगा, बताइए साबुन निर्माण में किस प्रकार के वसी अम्ल का यूज नहीं होता है ना। तो ये तीन आपके सही हो जाएंगे, और चौथा जो भी रहेगा वो आपका, है ना, यहां पर अलग हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते। बेटा हम तो ऑन टाइम क्लास चला रहे हैं, आप लेट हो। ठीक है।
5 बजे का ही टाइम था और उसी से चल रहा है लगभग 1.5 घंटे, तो मान लीजिए क्लास में आप। चलिए अगला, साबुन जो होते हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये पिछले एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है कि साबुन, जैसे आपने कई बार सुना होगा, कुछ साबुन कंपनियां होती है वो दावा करती है हम 99.99% कीटाणु मारते हैं, है ना, 0 है ना, 0.01% उससे नहीं मरते हैं, 99.99 मार देते हैं। तो उसमें वो क्या केमिकल मिलाते हैं? बिथियोनल मिलाते हैं, है ना। आज तक 20-25 साल हो गए उनसे वो दशमलव, है ना, याद रखिएगा, 0.1% नहीं मर रहे हैं वो, उनसे शायद वही लोग होंगे जो नहा रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथी बिथियोनल मिलाया जाता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए साबुन में क्या मिलाते हैं? बिथियोनल मिलाते हैं। अब बात करते हैं फोम या झाग के लिए साबुन में क्या मिलाया जाता है। तो फोम या झाग, ज्यादा झाग दे साबुन उसके लिए क्या मिलाते हैं? रोजिन मिलाते हैं, है ना। रोजिन नामक एक गोंद होता है, तो उसको मिलाते हैं। ठीक है, तो शेविंग फोम हो गया, है ना, या फिर आपके शैम्पू जो हो गए वो ज्यादा झाग देते हैं। ठीक है, तो इनका यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रणाम। ठीक है राकेश बेटा, मैं तुम्हें ब्लॉक करवा दूंगा आज। ठीक है, आइएगा, है ना। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए क्या मिलाते हैं? बिथियोनल मिलाते हैं। ज्यादा झाग के लिए साबुन में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाते हैं? रोजिन। सीधा प्रश्न ही यही बनेगा, बताइए एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए साबुन में क्या मिलाते हैं? बिथियोनल। ज्यादा झाग के लिए साबुन में क्या मिलाते हैं? अब ये जो रोजिन होता है ना, ये सूखने से रोकने के लिए मिलाते हैं, और साथ में इसके ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। तो ग्लिसरॉल जब मिला देते हैं ना, तो लिक्विड साबुन बनती है। लिक्विड साबुन वो पियर्स वगैरह के लिक्विड आते हैं ना नहाने के, वो वाले, तो उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा ज्यादा होती है। तो जितने भी लिक्विड सोप होते हैं, जैसे शैम्पू भी कुछ मात्रा में इसमें आएगा, तो उसमें भी ग्लिसरॉल मिलाते हैं। तो लिक्विड या सूखने को रोकने के लिए साबुन के अंदर, है ना, सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। देखो, जो बाय प्रोडक्ट बना, जो साबुन बनाते हुए साथ में बना, वही साबुन के मुलायम रखने के काम आ रहा है ग्लिसरॉल। वापिस से जब साबुन बनेगा तो फिर मिला देंगे उसके अंदर। अब यहां इसको आपने समझा कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कैसे आती है? बिथियोनल से। झाग के लिए क्या मिलाते हैं? है ना, तो याद रखिएगा रोजिन मिलाते हैं। सूखने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ये हुआ। अब देखिएगा यहां पर, अब आपने कई बार देखा होगा बर्तन धोने के साबुन आते हैं, चिकनाहट हटाते हैं, है ना। 100 नींबू की शक्ति साहब, अब 100 नींबू की शक्ति तुलना की गई, उसमें 100 नींबू डाले नहीं गए, एक ऐसा केमिकल डाला है जिसमें 100 नींबू की क्या होती है? शक्ति होती है, पावर होती है। तो 100 नींबुओं की शक्ति या पावर किस केमिकल में होती है? सोडियम लोरेट सल्फेट। तो उन साबुन के अंदर क्या मिलाया जाता है? सोडियम लोरेट सल्फेट। सीधा प्रश्न बनता है, चिकनाहट हटाने वाले साबुन में कौन सा रसायन होता है? सोडियम लोरेट सल्फेट होता है। ठीक है, फिर आता है पारदर्शी साबुन, पियर्स आता है। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका यूज होता है? डायरेक्ट प्रश्न पेपर में छपने वालों में से है, तो सबसे मेन होता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल। पियर्स आता है, संतूर वाली साबुन आती है, ट्रांसपेरेंट जैसी लगती है ना, पारदर्शी, तो है ना, एल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल C2H5। इसके अतिरिक्त क्या मिलाते हैं? अतिरिक्त पदार्थ को ये वाष्पीकृत करता है, और इथेनॉल के अलावा कभी कभी और क्या मिला देते हैं प्लस में? ग्लिसरॉल। ये वही ग्लिसरॉल है, ठीक है, जो साबुन को ज्यादा नमी देता है ना, तो ग्लिसरॉल भी मिलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे मेन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? इथेनॉल, और उसके साथ में क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। तो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी साबुन को बनाने के लिए इसके अलावा भी दूसरे केमिकल होते हैं, लेकिन सबसे मेन ये दो चीज होती हैं। ठीक है, तो चिकनाहट हटाने वाले साबुन के अंदर क्या होता है? सोडियम लोरेट सल्फेट होता है ना। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? इथेनॉल मिलाते हैं, है ना। ये अतिरिक्त पदार्थ को वाष्पीकृत कर देता है, जिससे साबुन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट की तरह, पारदर्शी की तरह हमें दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? पारदर्शी की तरह। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं, साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करते। कठोर जल मतलब क्या होता है? देखो, पानी के अंदर कभी आपने पानी रॉड से गर्म किया होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, उस पर एक सफेद लेयर चढ़ जाती है। देखो, मेरे पास समय था तो मैंने आज हाथ से लिख दिया, लेकिन समय नहीं होता है ना। अगर इस तरह की पीपीटी भी मुझे बोर्ड पर पहले लिखनी पड़ती है, तो एक आध घंटा मैंने इसमें भी लिखा है ना, तब जाकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ। पर प्रॉब्लम ये होती है कि डेली टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो डेली 6-7 क्लास होती है, आज थोड़ा सा समय था इसलिए मैंने इस तरह से डिजाइन कर लिया ताकि आपको समझ में भी वही आए। ठीक है ना। तो सोप नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, साबुन कठोर जल से क्रिया क्यों नहीं करता? क्योंकि कठोर जल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता वो होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोरेट के कारण होती है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, और कभी कभी किसके कारण? और क्लोरेट के कारण, एंड क्लोरेट। तो सल्फेट और क्लोरेट के कारण ये कितना भी गर्म कर लो ये दूर नहीं होता। ठीक है, ग्लिसरॉल का कुछ फायदा है, हमारी स्किन को सूखा नहीं होने देता वो। हमारी स्किन जब साबुन से नहाएंगे तो रूखापन नहीं आने देता, ये फायदा होता है ग्लिसरॉल का। ठीक है, तो जितना ग्लिसरॉल की क्वांटिटी अच्छी होती है साबुनों के अंदर, है ना, लेकिन उसमें फिर फैटी एसिड जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करना पड़ता है, तो ऐसी साबुन महंगी ज्यादा आती है।
है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोरेट के कारण अस्थायी कठोरता। कभी आपने मम्मियों से एक बात सुनी होगी, गर्म पानी में कपड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पानी में अस्थायी कठोरता, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ऐसी कठोरता जो होती है ना अस्थायी, ये पानी को गर्म करने पर दूर हो जाएगी, है ना। ये कहां पर दूर हो जाएगी? गर्म करने पर दूर हो जाती है। तो इसीलिए इन्हें अस्थायी कहते हैं कि जैसे हम पानी को गर्म करेंगे ये कठोरता दूर हो जाती है, ये बाइकार्बोनेट टूट करके अलग हो जाते हैं। अब यहां देखिए, है ना। अब जैसे कि ये साबुन है C17H32COON है ना, ये साबुन है। ये कैल्शियम क्लोराइड है। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोरेट, तो ये क्लोरेट आ गया, यहाँ पर CaCl2 आ गया, आ गया कैल्शियम क्लोराइड आ गया। अब इसने यहाँ पर एक लवण बना दिया और C70H32COO और 2 और C है ना। अब ये क्या है यहाँ पर? ये कैल्शियम स्टेरेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम स्टेरेट। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, जो इसने गंदगी के साथ बनाया साबुन ने, ये पानी में नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जल में अविलय है। अब ऐसी गंदगी, है ना, ऐसी पीपीटी बिट्टू, ऐसी पीपीटी बनाने के लिए मैंने कहा तो सही, मैं फ्री था तो मैंने बना लिया लिख करके आज। ठीक है। NaOH3 किसका सूत्र है? NaOH3 क्या होता है ये? NaOH3 कहाँ पर है? NaOH और KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अभी पढ़ाया ना ये तो। आगे आगे पार्ट, पीछे पीछे सा पार्ट क्या करते हो यार, ये यहीं पर स्टार्टिंग में ही पढ़ाया ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके बिना साबुन नहीं बन सकता ना। तो ये कैल्शियम स्टेरेट बना लेते हैं। अब ये पानी में घुलेगा ही नहीं। अब पानी में घुलेगा नहीं तो पानी में साबुन झाग नहीं देगा, और झाग नहीं देगा तो गंदगी हटेगी नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक एक ऐसी साबुन बनाने के पक्ष में थे जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, झाग दे और कपड़े अच्छे से कठोर जल के साथ क्रिया करे। तो जल की कठोरता को कौन दूर करता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं करते, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.NH2 धावन सोडे का यूज करते हैं। धावन सोडे से एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसे डिटर्जेंट कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। तो डिटर्जेंट या अपमार्जक का यूज यहां पर बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। तो ये प्रश्न कभी आता है, कठोर जल की कठोरता को कौन दूर करता है? लकी पानी भर देना यार। ठीक है। अपमार्जक या डिटर्जेंट, इन्हें सोपलेस सोप कहा जाता है, साबुन रहित साबुन कहते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर आपने वो चीज नहीं पढ़ाई। पानी के अंदर तो दो चीजें होती हैं, साबुन के अंदर एक हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, एक एक हाइड्रोबिक सिरा होता है। साबुन की पूंछ नहीं पढ़ाई, वो मैं MCQ के माध्यम से करवाऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी चीज आपको पढ़ाई। अब अगर मैं आपको यहाँ पर वो बताना साबुन की पूंछ होती है, ये होती है, आप उलझ जाओगे। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि ये साबुन का फॉर्मूला है C17H32COON है ना। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो अभी हम वो आगे पढ़ेंगे। मृदु एवं कठोर जल दोनों से क्रिया करता है, ये प्रश्न कई बार आता है कि वह कौन होता है जो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ क्रिया करता है। तो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ क्रिया करता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा डिटर्जेंट होता है ना। ये तीन प्रकार के एनायनिक डिटर्जेंट होता है, ऋण आयनी, धन आयनी और गैर आयनिक। ऋण आयनी मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, है ना। केटाइनिक मतलब जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, नॉन आयोनिक जिन पर के ऊपर क्या हो, गैर आयनिक अपमार्जक होते हैं। ठीक है, ओके। तो एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, केटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, नॉन आयोनिक, तीन प्रकार के डिटर्जेंट देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के डिटर्जेंट होते हैं। कभी पूछते हैं आपसे कि अपमार्जक के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, एनाइनिक, केटाइनिक, नॉन आयोनिक। है ना। ये डिटर्जेंट क्या होते हैं? आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी, है ना, सर्प, व्हील, है ना, निरमा पहले इस्तेमाल करें, साबुन नहीं, डिटर्जेंट पाउडर। क्या कहते हैं अपने राजस्थान में? सरफ, है ना, याद रखिएगा। तो ये वही अपमार्जक होता है, डिटर्जेंट होता है। अब वास्तविकता में एनाइनिक या रिनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं? साबुन तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। ये किससे बनते हैं डिटर्जेंट? है ना, ये सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम लवण। तो भैया सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले, है ना, एल्कोहल, एल्कोहल मिलाया जाता है, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल,
हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, सोडियम लवण होते हैं, है ना। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, उसका यूज डिटर्जेंट में वगैरह में करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कैसे। ये क्या होता है, ये जो सल्फोनेट होते हैं, ये सल्फोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से ही आते हैं। जब इसकी अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिसकी क्रिया हो रही होती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से ही वो सल्फोनेट जनरेट होंगे। अब यहां देखिए, अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज कर सकते हैं हम लोग। इसका यूज टूथपेस्ट में भी करते हैं कभी कभी, इन सल्फोनेट का, है ना, डिटर्जेंट का नहीं, सल्फोनेट का। क्यों? क्योंकि ये हमारे दांतों की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये टूथपेस्ट में, घरेलू कार्य में भी, हाउस वर्क में भी कुछ आते हैं ना जो गंदगी साफ करने वाले डिटर्जेंट वगैरह, उनमें भी इसका यूज देखने को मिल जाता है। तो ये भी आपको यहां पर क्या करना होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, है ना। तो फिर से देखते हैं इसको, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अपमार्जक के 3 प्रकार पढ़े, एनाइनिक, केटाइनिक, नॉन आयोनिक। हमने सबसे पहले यहां पर एनाइनिक को उठाया, है ना, ऋण आयनिक को उठाया। सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम लवण होते हैं, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, किस तरीके से, है ना, अल्कलाइन बेंजिल सल्फोनिक अम्ल का यूज कर सकते हैं, है ना। इसका यूज कहां पर होता है, टूथपेस्ट में। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए टूथपेस्ट में जिस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है वह कौन सा होता है, टूथपेस्ट में जिस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो एनाइनिक डिटर्जेंट होता है, ऋण आयनिक अपमार्जक होते हैं, है ना। ये प्रश्न बनेगा, है ना। अल्कलाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज कौन से डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, या ऋण आयनिक अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक। फिर आते हैं आपके केटाइनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक में क्या होते हैं, यह आयन के रूप में ब्रोमाइड, क्लोराइड या एसीटेट, 3 चीज ध्यान रखना, यहां लास्ट में या तो ब्रोमीन आ जाएगा, या फिर क्लोरीन आ जाएगा, या एसीटेट के साथ, ठीक है प्यारे साथी, अमाइन के अमोनियम लवण होते हैं। ये किसके लवण थे, याद रखना, ये सल्फोनेट के थे। किसके थे, ये सल्फोनेट के थे, सोडियम लवण थे। ये सल्फोनेट की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण थे। ये किसके हैं प्यारे, ये आयन के रूप में ब्रोमाइड, क्लोराइड या एसीटेट या अमाइट, है ना, इनके क्या होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, अमोनियम लवण होते हैं। बालों के जितने भी कंडीशनर आते हैं, आपने देखा होगा, उन कंडीशनर को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये चिपकाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। तो सीधा प्रश्न आएगा कि बताइए बालों के कंडीशनर में किस प्रकार के डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, केटाइनिक या धन आयनिक। धन आयनिक जो या फिर केटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, ये किसके लवण होते हैं, ये अमोनिया के लवण होते हैं। किसके लवण होते हैं, अमोनिया के लवण होते हैं। इस चीज को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हेयर, याद रखिएगा, कंडीशनर होते हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है ना। अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिटर्जेंट का दूसरा प्रकार, केटाइनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक डिटर्जेंट किसके बनते हैं भैया, यह आयन के रूप में ब्रोमाइड, क्लोरेट, एसीटेट के अमाइन अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से हेयर डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ये आप यहां देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन हो गया, CH3 CH3 CH3, 3 मेथिल ग्रुप जुड़ गए, CH3 CH2 और 15। मैंने आपको पहले ही कहा था, कार्बन के कम से कम 15 मोलिक्यूल से 17 मोलिक्यूल तो उसमें होते हैं, किसके अंदर, साबुन के अंदर। इसमें तो और भी ज्यादा होते हैं। अगला देखो, नॉन आयोनिक, गैर आयनित, है ना, अपमार्जक। इसमें आयन नहीं होता, जैसे कि एक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इसमें स्टेरिक अम्ल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्रिया। तो सीधा ये प्रश्न बनेगा, स्टेरिक एसिड से कौन से प्रकार के, स्टेरिक अम्ल से किस प्रकार के डिटर्जेंट बनते हैं, तो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट बनते हैं। कौन से बनते हैं, नॉन आयोनिक। अब जितने भी डिश वॉशर आते हैं, खासकर बर्तन धोने वाले, जैसे 100 नींबुओं की शक्ति में चिकनाहट हटाने का काम तो सोडियम लोरेट सल्फेट ने कर दिया, लेकिन वो उनको अच्छे से गंदगी साफ करने के लिए किसको, बर्तन धोने वाले जितने भी आते हैं, उनके अंदर किसका यूज करते हैं, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, नॉन आयोनिक का, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, स्टेरिक अम्ल के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्रिया करने पर बनते हैं। तो ये आपका तीसरे टाइप का डिटर्जेंट था। इनके उपयोग से प्रश्न आते हैं, कहां से आते हैं, उपयोग से। अब यहां से देखना, मैं आपको, अब ये आपके भी MCQ शुरू नहीं हुए, MCQ बेस पर मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि सर कैसे समझाओगे, क्योंकि जो चीजें अभी हमने पढ़ी साबुन के बारे में, मैं साबुन आपको 4-5 स्लाइड में ही कंप्लीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो आप बॉन्डिंग की बात करोगे, सर आयोनिक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड दूसरा होता है, ये क्या चीजें होती हैं, ये इमेज से समझानी पड़ेगी। तो मैं इमेज के माध्यम से आपके लिए 11 से 12 MCQ लेकर के आया हूं, ठीक है। हाँ, आप टूथ पेस्ट उस पर पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है, वॉशिंग पाउडर वगैरह पर पढ़ना, सब पर लिखा होता है। सोप या साबुन केमिकली क्या होते हैं, साबुन क्या होता है, यहां देखिए, जब हम फैटी एसिड की क्रिया किसी अल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो सोप के साथ में क्या बनता है, यहां से ग्लिसरॉल अलग होता है,
ये रहा ग्लिसरॉल फैटी एसिड रहा, ग्लिसरॉल यहां से पहले ही सेपरेट हो जाता है और ये फैटी एसिड फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्लिसरॉल इन्होंने यहां पर सेपरेट करके यहीं अलग कर दिया, यहीं तोड़ दिया। तो बाकी ये फैटी एसिड जो था, फिर अगर सिर्फ फैटी एसिड की क्रिया कराओगे तो साबुन बन जाएगा। तो ये सोडियम फैटी एसिड के क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये जो 10-12 अभी मैं करवा रहा हूं ना, ये तो आपको है ना लिखना है, ठीक है, कि साबुन केमिकली क्या होते हैं, साबुन रासायनिक रूप से क्या होते हैं। तो फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, वसी अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण लवण होते हैं, ठीक है। अगला, साबुन इस तरह से तैयार होता है, देखो ये यहां पर रहा ट्राइग्लिसराइड, है ना, यहां पर ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है, CH2 CH CH2O, है ना, COOR COOR COOR। तो ये फैटी एसिड हो गया। तो है ना, KOH से क्रिया करवा रहे हैं, इससे ग्लिसरॉल अलग हो गया। ये देखो यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल अलग हो गया, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। और इधर जो बना ये सोप था, साबुन था। अब यहां देखो साबुन इस तरह तैयार होता है, न्यूट्रलाइजेशन से साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण होती है, नहीं होती। एस्टरिफिकेशन नहीं होती। सोपोनिफिकेशन, साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है, साबुन बनाने का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। ये देखो ट्राइग्लिसरॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई, बाय प्रोडक्ट ये रहा आपका बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट मतलब जो साथ में बनता है। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। मेथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन कुछ नहीं होता। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में साबुन बनाते हैं, तब क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। आप जब इसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो ये फॉर्मूले साथ में लिख लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ दिखाने के लिए लिखे इसलिए हम नहीं लिखे। आप लिखिएगा ताकि आप इनसे फेमिलियर हो, ठीक है, ताकि आप इनको एक दो बार लिखें तो आपको ये पता चले कि अच्छा इतने बड़े बड़े भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगला, साबुन के मॉलिक्यूल में होता है। अब इस प्रश्न को गौर से देखना, आपको समझ में आएगा जो चीज आप मुझसे पूछ रहे थे ना। ये साबुन का एक फॉर्मूला जनरेट होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और यहां पर आकर के COONA हो गया ये, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन के मोलिक्यूल थे। तो यहां पर CH है ना, याद रखना CH2 है ना, 2 और 1 3, CH3 CH2 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 CH2। ये जो पूरा हिस्सा है कार्बन की श्रृंखला वाला, हम लिखते हैं ना, ये देखिए यहां पर है ना, सोडियम स्टेरेट है ये C17H35, ये इतना वाला जो हिस्सा है ये वाला, है ना, ये आगे वाला, पीछे वाला नहीं, COONA को छोड़कर ये वाला COONA+ जो होता है, ये वाला नॉन पोलर होता है। और इसी को हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, जो पानी के साथ नहीं जुड़ता। तो पानी के साथ ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, पोलर, पोलर का मतलब एक तरह से आप ये समझिए पूंछ, पुच्छ। तो ये इसकी पूंछ होती है, COONA जो है इसकी क्या है, पूंछ है। ये क्या है, पूंछ है। तो साबुन के मोलिक्यूल में क्या होता है, तो साबुन के मॉलिक्यूल में एक हिस्सा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब ये पूंछ वाला हिस्सा पानी से जुड़ता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पानी से जुड़ता है। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं राजस्थान के अंदर, कि साबुन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हिस्सा कौन सा होता है। तो हाइड्रोफिलिक हिस्सा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा उसकी पूंछ वाला हिस्सा होता है, पोलर वाला। और ये नॉन पोलर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पूंछ वाला हिस्सा होता है, एक बिना पूंछ का हिस्सा, मतलब पूंछ वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोलर। पोलर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये पानी से क्रिया करता है। और हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से नहीं जुड़ता है, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं, ठीक है। सोप क्लीन्स डर्ट बाय, जो साबुन होते हैं वो गंदगी किस तरह साफ करता है। वैसे साबुन अच्छी तरह से गंदगी साफ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, ये देखिए, ये साबुन के मॉलिक्यूल हैं, यहां पर ये ऑयल पार्टिकल है। ये क्या है, ऑयल का पार्टिकल हो गया, या ऑयल हो गया, ये तेल हो गया। अब इससे क्या होते हैं, ये सभी सोडियम आयन है इसके चारों ओर। अब ये सोडियम आयन इसके चारों ओर तेल को घेर करके बैठ जाएंगे। अब ये देखो, ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये इसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई, ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, सोप का मॉलिक्यूल हो गया। अब ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये मिसेल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तो जब भी साबुन किसके साथ में, गंदगी के साथ क्रिया करता है, साबुन किसी गंदगी के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या करता है, वो माइसेल का निर्माण करता है ना। इसके कारण ये चिपचिपा हो जाता है। कभी तेल है ना, आप ऑयल ले लेना, इंजन ऑयल, और साबुन से साफ करना नहीं होगा, लेकिन वही डिटर्जेंट ले लेना, तुरंत साफ कर देगा। तो ये क्या करता है, ये माइसेल का फॉर्मेशन करता है उस गंदगी के साथ में। क्या करता है, उस माइसेल के साथ,
ठीक है, तो साबुन गंदगी के साथ में क्या बनाता है, माइसेल बनाता है। क्या बनाता है, माइसेल बनाता है। तो ये इमेजेस याद रखिएगा, ये आपको समझने में मदद करेगी। ये साबुन का मुंह हो गया, हाइड्रोफोलिक हेड हो गया, और ये इसकी पूंछ हो गई, ये हाइड्रोफोबिक हो गया। ये सोप का मॉलिक्यूल, साबुन के अणु को इस तरह दर्शाया जाता है, और गंदगी इस तरह से। तो साबुन के में जो सोडियम आयन होते हैं वो गंदगी को घेर कर बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो गंदगी वहां से निकल नहीं पाती है। ठीक है, आप सीधा ऑपरेशन लिख करके वही सही आंसर को लिख लीजिएगा, और डायग्राम है ना देख लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी के नहीं लिखो। चलिए, साबुन हार्ड वाटर में बेअसर क्यों होता है, बताइए। क्योंकि देखो, हार्ड वाटर में क्या चीज होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो पीएच कम होता है, हाई टेम्परेचर होता है ना, स्कम बना लेता है। स्कम मतलब वही चीज हो गई, एक तरह से मिसेल तरह की गंदगी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो प्रॉपरली है ना उस साबुन से है ना गंदगी को साफ नहीं करने देते हैं, और स्कम बना लेते हैं। बाकी ज्यादा झाग भी नहीं, ज्यादा झाग के लिए तो रोजिन मिलाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, हार्ड पानी में होता है, क्या होता है, वही सिंपल सी बात है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, क्लोरेट होते हैं। ये देखिए हार्ड वाटर, हाई मिनरल कंटेंट कैल्शियम मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सल्फेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर में ये नहीं पाए जाते। वर्षा का जल सबसे अच्छा होता है। हार्ड साबुन में क्या होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के है ना सोल्ट होते हैं। मैं भाई एक ही चीज दे रखी है, कैल्शियम सोल्ट ही करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट। तो क्लोरेट एक प्रकार के क्या होते हैं, लवण होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं भूलना, पीछे कुछ भी बदल दे वो। ठीक है, गुड। अगला, डिटर्जेंट इनके है ना सॉल्ट होते हैं, है ना, बताइए। डिटर्जेंट किसके लवण होते हैं, पढ़ा रखा है मैंने। फैटी एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने पढ़ा नहीं, और अमाइन हमने पढ़ा नहीं। सल्फोनिक अम्ल के, यहां देखो डिटर्जेंट है ना डेफिनेशन, डिटर्जेंट आर ऑफ्टन सोडियम और याद रखना अमोनियम सॉल्ट, है ना। तो ये सल्फोनिक एसिड होते हैं, उनके क्या होते हैं, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लॉन्ग चेन अल्कलाइन बेंजील सल्फोनेट्स, तो सल्फोनिक एसिड होते हैं, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो राइट आंसर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। किस अम्ल का उपयोग डिटर्जेंट के निर्माण में करते हैं, अपमार्जक के निर्माण में करते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, तब क्या चीज होती है, सल्फोनिक एसिड की होती है। ठीक है, अब कितनी बजे सोते हैं, कई बताऊं कम है। ठीक है, 2 भी बजी जाए ना 3 भी बजी जाए। ठीक है, चित्र नहीं बनाना आपको। चलो, डिटर्जेंट हार्ड पानी में काम करता है, क्यों करता है, भाई डिटर्जेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, साबुन कर लेता है ना। डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल जो होता है वो इनके साथ क्रिया नहीं करता, वे मेल बनाते हैं एसिटिक वगैरह, वे न्यूट्रल होते हैं, कोई मतलब नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोरेट सल्फेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात। गुड। ठीक है, चलिए, एनाइनिक डिटर्जेंट होते हैं, अभी मैंने एनाइनिक आपको पढ़ाए थे। सोडियम लोरेट सल्फेट, क्या लिखा है, सोडियम लोरेट सल्फेट एंड सोडियम स्टेरॉइड एन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, वॉशिंग पाउडर होते हैं।
एनाइनिक। या तो टूथपेस्ट में या घरेलू कार्य में। घरेलू कार्य मतलब कपड़े वगैरह धोना। चलो अगला, ये देखो नॉन आयोनिक केटाइनिक पॉजिटिव चार्ज आ गया, नॉन आयनिक पे कोई चार्ज नहीं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। एक एम्फोटेरिक भी होता है, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज रखता है। मोस्टली ये तीन ही होते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, सबसे कम बायोडिग्रेबल, ठंडे पानी से धोने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बेअसर होते हैं, एसिडिक होते हैं। बताओ जल्दी। बताओ। हाँ जी। देखो, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, मैंने आपको साबुन के बारे में बताया था कि गर्म पानी से कपड़े धोएंगे तो साफ हो जाएंगे। सबसे कम बायोडिग्रेबल, भाई बायोडिग्रेबल तो होता ही नहीं है। साबुन से ज्यादा घातक होता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेबल है, ठीक है। ठंडे पानी से इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो आयन, नो रिएक्शन, ठीक है। चलो, ठीक है। डिटर्जेंट ज्यादा पानी को प्रदूषित करते हैं, क्यों? क्योंकि वे नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं, अभी बताया ना। वे एसिटिक होते हैं, नहीं, नॉन बायोडिग्रेबल। ये कई बार प्रश्न आता है कि साबुन से ज्यादा खतरनाक कौन होता है? डिटर्जेंट होते हैं। काहे होते हैं? कारण है कि नॉन बायोडिग्रेबल है, साबुन बायोडिग्रेबल होता है। साबुन प्रकृति में इजीली नष्ट हो जाएगा, डिटर्जेंट के झाग देखना नाली तक में दिखाई देते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। नॉन आयोनिक वगैरह, हालांकि मैंने इनको पढ़ा दिया आपको, ठीक है, अच्छे से, लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं है। चलो, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारे इस पूरे टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो मैंने साबुन के करा दिए अभी, है ना, और साबुन में इससे बाहर वैसे कुछ पूछते नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आप इस थर्ड यूनिट का कितना रिवीजन करके आए। चलो, पहला प्रश्न। इनमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद हमारे पढ़ने में नहीं आए हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वन लाइनर फैक्ट होते हैं जो टॉपिक से हटकर होते हैं, तो उनको आप ऐड कर लेना, मैं बताते चलूंगा, है ना, कि ये हमने नहीं पढ़ा है इस टाइप से। बाकी तो 99% पढ़े होंगे, दो चार पांच हो सकते हैं ऐसे। चलो, 2-3 दिसंबर 1984 बहुत सही जवाब है। छपाई के प्रयोग की जाने वाली शाही निम्न में से किसके अपघटन थे? काली शाही जो होती है ना छपाई में, जो आप फोटोकॉपी करवाते हो, तो मुख्य रूप से किसको? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो आग बुझाता है, बेंजीन का यूज नहीं होता, है ना। मीथेन को जलाकर बनाते हैं, काजल टाइप एक प्रोडक्ट बनता है, तो याद रखना, कभी इसको ऐड कर लेना, कभी हमने नहीं पढ़ा हो, वैसे हमने पढ़ा होगा, है ना। मीथेन को जला करके क्या बनाते हैं? कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो मीथेन को जलाने पर कार्बन ब्लैक बनता है, और उसी कार्बन ब्लैक का यूज कहाँ करते हैं? प्रिंटिंग वगैरह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मूंगफली, कपास, धान या गेहूं का खेत, कौन सा होता है?
चलो, धान के खेत से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ठीक है, फल को पकाने के लिए इनमें से शायद आपने वो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने एसिटिलीन पढ़ा था या कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन पढ़ा है। उसी का एक और नाम यहाँ पर है, और उसे इथेफोन कहते हैं। तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना कैल्शियम कार्बाइड के साथ में इथेफोन। जहां हमने कैल्शियम कार्बाइड पढ़ रखा है वहां इथेफोन और ऐड कर लेना उस लाइन में, फलों को पकाने के लिए, कि इसका भी यूज करते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा रसायन फल पकाने के उपयोग में लाया जाता है? अभी हमने पढ़ लिया कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल निम्न में से मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। बताइए, एथिल एल्कोहल में ऐसा क्या मिला दिया जाए कि वो पीने लायक नहीं रहेगा? ठीक है, हाँ, एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल मिला देते हैं। बी, मेनली तो मिथेनॉल मिलाते हैं, पिराडीन तो अलग चीज हो जाती है। चलो, उस शराब त्रासदी जिनके कारण अंधता, आंखें बंद हो जाएगी व्यक्ति है ना। बहुत बढ़िया, मेथिल एल्कोहल। निम्न में से किसे वुड स्प्रिट कहते हैं? तो ये भी मेथिल एल्कोहल है ना, स्प्रिट ऑफ वाइन एथिल एल्कोहल को कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? ठीक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन सी। चलो, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है, सेम ही प्रश्न है, सेम ही प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्न में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा या नाइलोन? देखो बेटा, है ना, आप लोगों की सबसे गंदी आदत है कि जब मान लीजिए कोई एक नया प्रश्न देखने को मिल जाए, हम चाहते तो उसको हटा सकते थे, सुनना, कि हाँ ये हमारे पढ़ाए हुए में नहीं है तो हम इसे हटा दें। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसमें वन लाइनर फैक्ट के तौर पर कोई चीज होती है ना, तो वो उस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं होती। तो इसीलिए मैं उनको एमसीक्यू में शामिल इसलिए कर लेता हूँ, ताकि चलो आपने वहां नहीं पढ़ा तो कम से कम आप यहाँ तो पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप पता नहीं कैसी सोच रखते हो यार, है ना, नहीं पढ़ा ये तो आपने यहाँ क्यों एमसीक्यू में ले आए हो? अरे ये ले आए हैं ताकि पेपर में कभी बाई चांस आ जाए तो आप बना दें। चलिए, ऊन प्रकृति से मिलता है, रेशम प्रकृति से, चमड़ा जानवर, नाइलोन हमने बनाया है। नाइलोन इज द राइट आंसर, है ना, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सॉन? बताइए। तो भैया, बेकेलाइट, रेशम प्राकृतिक होता है ना, बाकी तो सीधी सी बात है, सब इंसानों के। निम्न बहुलक में से बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने के लिए, मैंने पढ़ाया है ये। ठीक है, केवलार का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ग्लिप्टॉल का नहीं करते, लेक्सोन का भी करते हैं। एक और तीन सही हो जाएगा, जो तीन में है। ठीक है, देखो ये दो तो हम होते नहीं, हमारा या तो पहला होता है या दूसरा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तथा तीसरा। अगला, निम्न कथन पर विचार कीजिए, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है? ऑब्वियसली बात है, बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर होता है, बिल्कुल सही बात है।
आइसोप्रीन प्राकृतिक होता है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही बात है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ये गलत बात है। 1 2 3 4 में से 4 गलत। अगला, निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है? नाइलॉन, टेफ्लॉन, क्रो है ना, कैप्रोलेक्टम या पॉलीस्टाइरीन। देखो मैंने आपको नाइलॉन भी पढ़ाया, मैंने टेफ्लॉन भी पढ़ाया, मैंने पॉलीस्टाइरीन भी पढ़ाया, लेकिन आप खुद सोचिए कि मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया। मैंने कैप्रोलेक्टम नाम से कोई भी चीज आपको नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तीनों पढ़ाए मैंने, तो तीनों प्राकृतिक बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है। निम्न में से कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन है, लेक्सोन अभी हमने पढ़ा है, टेफ्लॉन है, नियोप्रीन सॉरी नियोप्रीन कृत्रिम होता है, टेफ्लॉन होता है ना, लेक्सोन। फाइब्रिन नहीं होता। फाइब्रिन मतलब फाइबर, रेशम जो होता है ना वो इसी प्रोटीन का बना होता है, तो रेशम बनता है इससे। लेक्सोन होता है, नियोप्रीन होता है और टेफ्लॉन, ये तीनों हमने पढ़े, फाइब्रिन नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन हम रेशम पढ़ते हुए आए थे कि रेशम तंतु, हम देखो एक्चुअल में इसको सिल्क फाइबर बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में इसको क्या बोला जाता है? सिल्क फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है? फाइब्रोइन होता है। नेक्स्ट, ऐड करना, थोड़े से प्रश्नों के लेवल बढ़ाकर लाया हूं मैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक एसिड से, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। देखो जो भी जानवरों से प्राप्त हो वो ऑर्गेनिक तो होता ही है, तो भैया सीधी सी बात है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा मजबूत है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बताइए। ठीक है, तो भैया लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अचार के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड। सेब के अंदर मेलिक एसिड। शीतल पेय पदार्थों में 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार करिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट ऊष्मा का चालक है, विद्युत का कुछ चालक है। दोनों का है भाई। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक है, परंतु डायमंड किसी का चालक नहीं है भाई, डायमंड किसी का चालक नहीं है। बताइए। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है। डायमंड ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, ये सही है, एडी। नेक्स्ट, कार्बन का परत संरचना वाला अप्रूप कौन सा है? परत किस में पाई जाती है? कार्बन ब्लैक तो मेथेन को जलाकर बनाते हैं, अप्रूप ही नहीं है। फुलरीन में ऐसा कुछ होता नहीं है। हीरा भैया कठोर होता है, ग्रेफाइट परत दर परत पाई जाती है, उसमें तोड़ सकते हो आप उसको इजीली, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है? फ्रियोन 12 का सूत्र क्या है, बताइए। CF2Cl2, CF2Cl2 यही होगा और क्या? ठीक है, अगर ये होता CFCl2 तो ये फ्रियोन 11 का होता। किसका होता? फ्रियोन 11 का। CFCl2 होता है, Cl3, क्लोरीन की वैलेंसी 3, 3 और एक 4 और एक 3, 3 और एक 4, 4 होगा, 3 होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक फ्लोरीन आ गया तो 3 यहाँ ही आएगा। CF2 2 और 2 4 हो गया, तो ये सही है। ठीक है, इसी तरह से फ्रियोन 113 भी होता है, जो C2F3Cl3 होता है ना, C2F3Cl3, फ्रियोन 113 होता है। एक फ्रियोन 112 भी होता है ना, ये सब केमिकल के नाम है। ठीक है, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। C2F2Cl4, इस तरह से। ठीक है, ओके, याद रख लेना इनको। ग्रेफाइट में विभिन्न परतों में परतें एक साथ संयोजित रहती है, कारण क्या है?
चलिए, धात्विक बंध नहीं हो सकता क्योंकि अधातु है, आयनिक बंध नहीं हो सकता क्योंकि धातु अधातु के बीच में। सहसंयोजक बंध या वॉन्डरवॉल, सहसंयोजक बंध पाया जाता है हीरे में, डायमंड में, ठीक है, और दुर्बल वॉन्डरवॉल बॉन्ड पाया जाता है ग्रेफाइट में, ठीक है। याद रख लेना इस पॉइंट को, है ना, ये हमने नहीं पढ़ा हो तो ऐड कर लेना। चलो नेक्स्ट, दिए गए आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, किसका? दिए गए यौगिक का, यौगिक, ठीक है, मैं यौगिक देखता हूँ अब इनमें से। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 मिथाइल ब्यूटेन, पेंटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेथिल ग्रुप है और 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 मतलब एक तरफ से 3, एक तरफ से 2, ठीक है। CH3, CH, CH3, ठीक है, ब्यूटेन भी है, तो भाई सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं आनी है। CH2CH3, ठीक है, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, है ना, 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। अब गिनना तुमको किधर से, यू कैन डिसाइड इट, आप इसे किधर से गिनेंगे, है ना। आप उधर से गिनोगे, आप इधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे तो ये बनेगा 3 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं गिनोगे तो मिथाइल ब्यूटेन, और इधर से गिनोगे तो 1 2, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या बनाओगे? देखो भैया, नंबरिंग उधर से होती है जिधर से ग्रुप पास होगा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? ब्यूट, ठीक है। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आता है तो सफिक्स क्या आता है? एन, क्या आता है? एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। और आगे क्या आ जाएगा भाई? दूसरे नंबर पर है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आईयूपीएसी नाम करना सिखाए थे, उनमें से ये के। चलो अगला, कार्बन है त्रिसंयोजक, चतुर्संयोजक, एक संयोजक, द्विसंयोजक, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है उसकी, है ना, इसीलिए तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त अभिक्रिया में KMNO4, KMN4 है वो, KMNO4 होता है। चलो ठीक है, बताइए क्या है। अब चायक ऑक्सीकारक किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? कोई रिएक्शन करवानी पड़, अच्छा देखो सीधी सी बात है, KMNO4 होगा ये, है ना, एक तो पहली चीज, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। और KMNO4 एक रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज में आता है ना, तो ये उत्प्रेरक होता है, एक अभिक्रिया होती है। वो अभिक्रिया कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल जो होता है उसकी क्रिया होती है, ठीक है। तो CH3CH2OH, तो एथिल एल्कोहल को जब हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, उष्मा दे देते हैं, हीट दे देते हैं, किसकी उपस्थिति में? लाल दवा KMNO4 की उपस्थिति में। तो ये बदल जाता है किसके अंदर? CH3COOH के अंदर, है ना, एसिटिक एसिड। हालांकि ये प्रश्न ऐसे आते नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी, इथेनॉल को अगर पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, CH3COOH। इसे ही हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा एसिटिक एसिड को, जी हाँ, है ना। तो ये रिएक्शन थी, उपरोक्त अभिक्रिया ये रही आपकी। चलिए, नीचे दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? CH3CH3C और CH2, क्या बात है, बढ़िया है ये तो। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इस तरह से। ये कंफ्यूज कर रहा है अपने को, क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। चलो बताइए, एक तरीका ये हो सकता है। कार्बन की गिनती किधर से? इधर से कर लीजिए, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, है ना। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, या 1 प्रोपीन, ये रहा 2 मेथिल 1 प्रोपीन, उसके आगे लगा दिया, कोई बात नहीं, है ना, प्रोप +1 इन,
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एल्कलाइन की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब सजाती, यही बोला है ना, होमोजीनस, ठीक, होमोलोगस। वही बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ तो गलती करी है बोलने में। एल्काइंस, आइन, क्या बोला है? एल्काइन, फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? CnH2n-2। इसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके हिसाब से अगर यहाँ 6 रखें पहले वाला, तो ये तो बेंजीन होता है, ये तो होगा ही नहीं 100%, क्योंकि 6 दूना 12 - 2 10 होना चाहिए, है ना। 2 दूना 4 - 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। C2H4, यहाँ 2 और 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2 होना चाहिए। C3H4, तो यहाँ 3 रखूंगा, H, 2 × 3 - 2, तो C3H6 - 2, C3H4, बिल्कुल सही। वेरी गुड। 29, फुलरीन का उपयोग कहाँ होता है? जेवरात के निर्माण में नहीं होता है, क्योंकि जेवरात के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, चट्टानों और पदार्थों को काटने में नहीं होता। इलेक्ट्रोड के निर्माण में, ग्रेफाइट का होता है। प्राकृतिक गैस के शोधन में किया जाता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपको 3 तो पढ़ा रखे थे नीचे के, इलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक या विद्युत इलेक्ट्रोड टायर के रूप में मुख्य रूप से इसका यूज कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? प्राकृतिक गैस शोधन में। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप एलोट्रोप नहीं है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इथेनॉल नहीं है, ये एथिल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन का एक अपरूप नहीं है? हीरा है, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। 32, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, बताइए। चलिए, ग्रेफाइट बिल्कुल सही। सबसे अधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? कार्बन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 60, C60। समस्थानिक C14 का संबंध किससे है? क्लास और भी चलेगी, हाँ, 15-20 मिनट तो और चलेगी। C14 कार्बन डेटिंग से है, फॉसिल की एज निकालते हैं इससे। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जानवर के अवशेषों को क्या कहा जाता है? फॉसिल, जीवाश्म। चट्टानों की परत में फंसे मृत पौधे और जानवरों के अवशेष। मृत पौधे, जो देखो दो चीज है ना, मैंने इसको काट करके वापस क्यों मिटाया है ना, समझना। तली में जम जाते, है ना, यहाँ फंसे मृत पौधे और जानवर के अवशेष की जगह बोलते हैं ना तली में जमे हुए, तो वहां पर क्या हो जाता? अवसाद हो जाते। लेकिन वो मर गए हैं और तली में जमे हैं, तो वो जीवाश्म हो जाएंगे। चलिए, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। 94 से 98 चले जाओ। ठीक है, 94 से 98 चले जाओ भैया, सीधी सी बात है, एंथ्रासाइट तीसरे का ए होना चाहिए, सी का ए होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। पीट में दूसरा। ठीक है, लिग्नाइट में भैया 27 से ज्यादा 28 से 30 कर दिया, एंथ्रासाइन में 94 कर दिया, बिटुमिनस में कर दिया, जो भी है एक ही से मैच हो गया मेरा, तो बात खत्म। ठीक है, निम्न में से कौन सी बायोगैस का एक घटक नहीं है? बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन होता है? मीथेन, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। भैया बायोगैस के अंदर है ना, कभी भी याद रखना, बायोगैस क्यों बनी? हम क्या पढ़ते हैं, मीथेन कब बनती है? अनाक्सी श्वसन के कारण, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नालों से क्यों निकली? अनाक्सी श्वसन के कारण। तो ऑक्सीजन कभी नहीं होगा, ये तीनों होते हैं। राइट आंसर ऑक्सीजन। आग लग जाएगी, ऑक्सीजन होगा तो विस्फोट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, कुछ राजस्थान के एग्जाम्स के हैं। ठीक है, इनके पहले जो करवाए थे वो प्रिडिक्टेबल है, आने की संभावनाएं जो थी उस आधार पर थे। अब ये थोड़े सा आपके पीवाईक्यू बेस पर है। निम्न में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, बताइए। COOH।
बारबिट्यूरिक एसिड तो नहीं होगा, पिक्रिक एसिड भी नहीं होगा, एस्कॉर्बिक या एस्प्रिन में से एक बताओ। है ना, एस्प्रिन ही होगा फिर तो, एस्कॉर्बिक भी नहीं होता। मुझे एस्प्रिन का फॉर्मूला थोड़ा सा देख, है ना, माइंड से मेरे स्लिप हो रहा है, मैं देखता हूँ, देखो 1 मिनट। ठीक है, एस्प्रिन का फॉर्मूला, है ना, एस्प्रिन, हाँ वही है। ये देखो, COCOH, या CH3COO6H4COOH। ठीक है, इतना लंबा फॉर्मूला कोई माइंड में थोड़ी बैठता है। अब तो ये याद रख लेना, हाँ इसमें होता है एस्प्रिन में। एस्कॉर्बिक इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है, इन दोनों का तो मुझे 100% पता था, ये दोनों भी नहीं है। और इसका मुझे पता था, आप इस प्रश्न को ऐड कर लेना, COOH ग्रुप जो हमने पढ़ रखे हैं कि भैया एस्प्रिन का, है ना, एस्प्रिन किसका, COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में ही आता है। लेकिन इसका फॉर्मूला मत याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं पूछते। ठीक है, चलिए। साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन होते हैं क्या? देखो, साबुन काई के थे? साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवण थे क्या? चलो, नमस्ते। गलत है ना? जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो मिसेल बनाते हैं, पढ़ा है हमने। ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है, बिल्कुल। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, बिल्कुल सही, ये है ना, कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहते हैं। डिटर्जेंट अप्रभावी कहाँ रहते हैं? साबुन अप्रभावी रहता है, गलत बात है ये। साबुन कठोर जल में प्रभावी होते हैं, गलत बात है ये। दो ही सही हैं, बी और सी। साबुन का डिटर्जेंट में लिख दिया, डिटर्जेंट का साबुन में लिख दिया है। सर आज एक ही क्लास हुई? अरे बेटा, मैं भी स्पेशली ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आगे आने वाले सप्ताह में बुधवार के दिन, मैं भी शायद गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन मेरी कंटिन्यूअसली 2 मैराथन है। ठीक है, सैटरडे के दिन भी मैराथन है। तो हो सकता है 2 दिन आपकी फिर क्लास नहीं हो, 2-3 दिन। ठीक है, गुरु शुक्र को नहीं हो सकता है फिर मुझे शनिवार के दिन लेनी पड़ेगी एक क्लास स्पेशल आपकी। ठीक है, इस कारण मैंने आज इस सैटरडे लगाई है। मेरा ये मार्च के महीने में मैंने जितनी मैराथन ली है ना, यकीन मानिए पिछले 1.5 साल में नहीं ली होगी। है ना, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, भाई साहब। है ना, रोज शाम को 4 बजे मैराथन, सुबह 9 बजे मैराथन। समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है, चलो बी एंड सी। एक CHSL की होगी शायद SSC में, और एक राजस्थान SI की आप लोगों की ही है। ठीक है, जो कल और एक क्लास ले लो। नहीं, कल मुझे जाना है, थोड़ा घर जाना है, 1-1.5 महीने से घर नहीं गया हूँ। ठीक है, चलो। सरलतम एल्केन, एल्केन मतलब ANE, है ना, मिथीन नहीं होता, मीथेन होता है, मीथीन नहीं होता। एथेन, इथेन, इथीन। सबसे सरल तो मीथेन ही हो सकता है, पहला फर्स्ट। क्यों हो सकता है? C1 है, CH4 है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? आइन, YNE CnH2n-2, है ना। 2 और 10 ये तो हो ही नहीं सकता। 3 दूना 6 + 2 ये नहीं हो सकता। 3 दूना 6, C4H6 हो सकता है क्योंकि 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा। C4H2 × 4 - 2, तो C4H6। ठीक है, नहीं आज आपकी और कोई भी क्लास नहीं है, मेरी भी नहीं होती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। ठीक है, पेंटेन कितने संरचनात्मक समायवी संभव हैं? पेंटेन,
39 का ऑप्शन चेक करिए। हाँ, देखो मिसेल क्या होता है, तेल को इजीली बाहर नहीं निकाल, तेल गंदगी साफ नहीं कर पाता लेकिन निकालने में सक्षम है, क्योंकि वो गंदगी को घेर लेता है। जैसे ये ऑयल का पार्टिकल है, तो यहाँ सोडियम आयन है ना, सोडियम आयन वो कठोर पानी में झाग नहीं दे पाता, क्योंकि मिसेल के जो पार्टिकल हैं वो इजीली बंद नहीं पाते, लेकिन ये इस ऑयल को ऐसे पकड़ करके बाहर फेंक देता है। तो अगर नॉर्मल पानी है तो मिसेल गंदगी बाहर निकाल देगा, कठोर जल में मिसेल के पार्टिकल गंदगी साफ नहीं होने देते, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, शायद आपने वहां से थोड़ा सा आपको डाउट हुआ हो। आइए अगला, पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, पेंट प्लस एन। समावयवी मतलब एक को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है वो बताइए। अब देखो ये इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको खुद ही करना होगा। कैसे? बस ये चीज ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड होगा, 5 कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। CH3, CH2, 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 CH3। एक तरीका तो ये हो गया, 3 और 2 5। ठीक, बड़ा सिंपल तरीका है ना। एक तरीका ये हो जाएगा, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, ये हो गया है ना। दो, इसको इधर से भी जोड़ोगे तो भी वही फॉर्मूला रहेगा, तो दो तो हो ही गए, तो जीरो नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, दो तो हो ही गए। एक तरीका और लिख सकते हैं, हाँ एक तरीका और है कि सर कैसा, बीच में कार्बन कर लो और राइट साइड में भैया CH3, CH3, CH3 और CH3, ये आपको लिखकर ही सीखने पड़ेंगे कि कितने संभव है। तो भैया 3 तरीके संभव है। बी और सी तो सही किया है इसमें। अच्छा, बी और ई पे क्लिक कर दिया, बी और सी बोला सही होगा, क्लिक गलत हो गया होगा, मेरे को ई सी की तरह दिख गया था, कोई दिक्कत नहीं। जीव व अपशिष्ट में कौन सी मुख्य गैस उत्पन्न होती है, जीव व पौधों में कि अपशिष्ट में? अपशिष्ट भाई सीधी सी बात है, बायोगैस, गोबर गैस, मीथेन। अरे भैया, है ना, आप ये बोलते हो 39 चेक करिए, आप ये बोल दो ना कि सर 39 में आपने गलती से गलत आंसर पर टिक कर दिया है। लिखने का तरीका नहीं है आपका, आप कहते हो तो फिर हमें पूरा प्रश्न सोचना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, कभी कुछ ऐसी मानवीय भूल हो जाए हमसे, तो जो भूल हुई है उसे लिखो, है ना। आप ना तुम ही ढूंढो मास्टर जी कि क्या हुआ है वहां, तो फिर दिक्कत होगी। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H12 साइक्लोहेक्सेन होता है, C6H6 होता है। नेक्स्ट, यौगिक, है ना, 2 बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, ये गलत तो है कुछ ना कुछ इसमें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे ये, है ना, ये H2 होगा, है ना, CH2, C2, 1 3, कुछ तो गड़बड़ है इसके, मुझे देखने दो। हाइड्रोजन कार्बन, 1 2 1 2 3 और 4, 4 है मतलब कार्बन कितने हैं, 2 2 4 1 5 है, ठीक है। पेंट पेंट पेंट, है ना, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई एक इधर से दूसरे पर, उधर से पहले पहले पर, पेंट 1, है ना, 2 आइन, कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ सही है, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सही है। चलो बताओ फटाफट, कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। देखो अगर मैं इसको ये मानूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसको ये मानूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि डाई, ठीक है, डाई, है ना, सीधी सी बात है। कितने हैं, 3 और 2 5, पेंट, है ना, पेंट, है ना, 1 2 3 4, 1 4 डाई इन, ये लिखना होगा, जो 100% गलत है। ठीक है, तो आई इन एक ही में था, फिर आइन है, आइन का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, अब सही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा भाई। ठीक है, देखो टाइपिंग में दिख हो ही जाता है, ये ऐसे सिंबल लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और मैं PDF आज चेक भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं वो लिखने में व्यस्त था आपका। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पेंट 1, आइन, आइन 1 2 3 4, चौथे के बाद में इन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी सॉरी,
मार साहब मैंने ही गलती कर दी। हाइड्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। गिनती हमेशा डबल बॉन्ड से होगी, मैं आपको कल यही पढ़ा रहा था और आज मैंने ही उल्टा कर दिया उसको। ठीक है। CH सबसे पहले पेंट, 1 इन, और 1 2 3 4, एक और होगा बीच में CH2 कहीं ना कहीं। ये क्या हो गया आज माइंड को। 1 2 3 4 और 5, तो 4 आइन है ना। आइन, YNE, इन, ये सही है। आइन, YNE, आइन। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, मैं गलत नहीं हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी, मैं गलत नहीं हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है ना। मैं यहाँ देख रहा हूँ तो टाइपिंग मिस्टेक है वो। आइन तो YNE है ना, इन तो ENE। चलिए, तो क्या आएगा, पेंट 1 इन, ये सही है अब है ना। यहाँ पीछे YNE आएगा। मैं वही सोचूं कि मैं गलती क्यों कर रहा हूँ। मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में बनाता हूँ और इंग्लिश में पीछे गलत दे रखा है। ठीक है। मैं वही सोचूं कि मैं गलत क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं गलत इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ENE दे रखा है, यहाँ भी ENE दे रखा है, तो मैंने पहले वाले को उड़ा ही दिया कि भैया दोनों ENE कैसे हो सकते हैं, एक तो YNE होना चाहिए ना। ट्रिपल बॉन्ड देखो, कार्बन कार्बन में जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या होता है, YNE होता है। और एक कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो ENE होता है। तो मैंने इसलिए उसको उड़ा दिया। ठीक है, फिर मुझे लगा कि यही सही होगा दूसरा वाला, लेकिन ये तो गलत है। पहले इन आता है और डबल बॉन्ड से गिनती शुरू होती है। चलिए, इस नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। ये आपकी LDC 2018 का प्रश्न है, मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था, तो आप सभी ने जवाब इसका वैसे दे दिया था, सेकंड नंबर वाला। एरोमेटिक मतलब एक के अंतर के बाद डबल बॉन्ड। देखो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ नहीं है तो यहाँ है ना, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, यहाँ नहीं होना, फिर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नाइट्रोजन आ गया 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर ये सही है, नाइट्रोजन के कारण हो गया ये, है ना, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या, प्रोपेन है ना, प्रोपेन, ANE मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, CnH2n+2, C3H2 × 3+2 है ना, तो C3H8। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अपरूपता नहीं पाई जाती। कार्बन पूरी फैमिली में, कार्बन पूरी फैमिली में, कहे शिव जी, सुनो प्रभु, लेड को छोड़कर सभी अपरूपता रखते हैं। तो लेड इज द राइट आंसर। SN का मतलब टीन, SI मतलब सिलिका, कार्बन जर्मेनियम सब में होती है। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट पढ़ लिया अभी। कार्बन का कौन सा अप्रूप जियोडेसिक गुंबद जैसी, गुंबद, गुंबद मतलब गोल, बताइए। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी से, पृथ्वी के समान गुंबद के आकार का कौन होता है। बहुत बढ़िया, फुलरीन। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट है, बेंजीन नहीं होगा। चलिए, सही युग्म का चयन करना है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ताप दृढ़ बहुलक, बेकेलाइट ताप सुगट, मुझे इंग्लिश में ही समझ में आता, देखो थर्मोसेटिंग बेकेलाइट होता है, PVC थर्मोप्लास्टिक होता है, वल्केनाइज रबर है ना, इलास्टिक पॉलीमर हो जाएगा, और नाइलॉन 66 फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, वो तो क्या 2 1 4 3 सी, 2 1 4 3।
ये क्या ताप सुगड्य ताप दृढ़ माइंड से निकल जाता है। मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ कुछ इंग्लिश में इजीली समझ आ जाते हैं। चलिए, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक होता है। एलडीसी का रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, बताइए, पुरानी एलडीसी में आया हुआ है, मैंने बताया था। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड, पीएटी, याद आया? एथिलीन ग्लाइकोल, एक्रिलोनाइट, विनाइल क्लोराइड, टेरेप्थेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नायलॉन रेशा काई का बना होता है? अमाइड का बहुलक होता है, पढ़ाया था मैंने। नायलॉन किसका बहुलक होता है? अमाइड का। तो पॉलीमिथाइलिन का गलत, पॉलीविनाइल का पीवीसी, पॉलीएस्टर का गलत, अमाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, अमाइड का बहुलक होता है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा, प्राकृतिक रेशा सभी है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? बताइए। पढ़ा रखा है मैंने, नियोप्रीन के अंदर जाके देखना कि ये योगात्मक बहुलक नहीं होता है। ठीक है, नियोप्रीन रबर का बहुलक है। क्या होता है नियोप्रीन? नियोप्रीन रबर का बहुलक है, क्लोरोप्रीन से बनता है, पढ़ लेना, खोल करके पढ़ा रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से थर्मोप्लास्टिक जिसे बार बार गर्म किया जा सके, ठीक का उदाहरण है? ठीक है, पॉलीथीन। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से किसका निर्माण होता है? बेकेलाइट, है ना, ये हमने पढ़ रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज आप जाकर के देखना, कार्बन और उसके यौगिकों के यूज में हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने बताया था यूरिया के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण में। तो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग होता है, तो इनडायरेक्ट रूप से ये भी थर्मोसेटिंग रेजिन हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर पॉलीथीन हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से संश्लेषित रेशा, सिंथेटिक फाइबर, कपास, ऊन, रेशम, प्राकृतिक, नाइलोन सिंथेटिक है। चलिए नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म कौन सा? थर्मोसेटिंग, बेकेलाइट और मेलामाइन। नेक्स्ट, निम्न में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? अभी पढ़ा हमने, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित संश्लेषित संश्लेषित रेशों में से कौन से एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल का बहुलक है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल जस्ट अभी पढ़ा है, डेक्रोन। कृत्रिम रबर ब्यूना एस, च्युइंगम बनती है इसकी, एक तो जूते का सोल बनता है। किसका बना हुआ है? निम्न में से किसका बहुलीकरण किया जाता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। देखो, ब्यूटा तो फिक्स है। ठीक है, ब्यूटा तो फिक्स है। एस का मतलब आप लगाइए, अमीन से एस नहीं होता, एथीन से एस नहीं होता, प्रोटीन से, स्टाइरिन एस से शुरू होता है, इसीलिए इसे ब्यूना एस कहते हैं। एस का मतलब स्टाइरिन होता है, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। नेक्स्ट, कौन सा कृत्रिम रेशा है? कॉटन, सिल्क, लिनन और नाइलॉन। नाइलॉन, लिनन भी एक तरह से कॉटन में कुछ परिवर्तन करके बनाते हैं। तो कृत्रिम रेशा कौन सा हो गया यहाँ पर? नाइलॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक नहीं है? विनाइल क्लोराइड, सेल्यूलाइट, रबर या बेकेलाइट। बताइए कौन प्लास्टिक नहीं है? ऑब्वियसली बात है, सामने ही दिख रहा है, रबर प्लास्टिक थोड़ी होता है। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सॉन। रेशम। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में यही होता है। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, है ना, कैप्रोलेक्टम या पॉलीस्टाइरीन। नायलॉन भी है, टेफ्लॉन भी है, ये भी है। कैप्रोलेक्टम मैंने नहीं पढ़ाया आपको और ये रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर नहीं है? रेशम, कपास, ऊन है, टेफ्लॉन नहीं है। चलिए, पॉलीमर जिसका प्रयोग रस्सी तथा कालीन के फाइबर, कालीन भैया, मिर्जापुर, कालीन भैया मिर्जापुर वाले। वो ऑप्शन में ही नहीं होगा पर। हाँ, पॉली एसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं होगा।
पॉलीप्रोपिलीन, पॉली एक्रिलोनाइट, एक्रिलेट होता तो कभी और सोचते, लेकिन एक्रिलाइट की कालीन उसकी भी नहीं बनती है, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन की बनती है ना, इसको ऐड कर लेना कालीन में रेयन के साथ में। अपमार्जक जटिल लवण है, ठीक है, अपमार्जक या डिटर्जेंट किसके लवण होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक या किसके लवण होते हैं? सोडियम के, है ना। और साबुन किसके लवण होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के, लेकिन होते क्या हैं? सल्फोनेट होते हैं। जी हाँ। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का उपयोग? पारदर्शी साबुन में इथेनॉल का यूज सबसे ज्यादा होता है, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कठोर जल के संपर्क से वे देते हैं। भाई कठोर जल जो होता है उससे वो क्या नहीं करते? क्रिया नहीं करते, तो उदासीन विलयन रहता है ना, सोडी कैल्शियम के साथ ना मैग्नीशियम के साथ, कोई क्रिया ही नहीं है, तो आयन कहाँ से उत्पन्न करेगा? हाँ, ये खुद पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। साबुन के अणु में क्या होता है? एक जलरागी और एक जल, है ना, याद रखिए यही चीज मैंने, है ना, जलरागी को हिंदी में जो मैंने पढ़ाए थे ना, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, एक पूंछ होती है, तो पूंछ क्या होती है? पूंछ क्या होती है ना, ये जलरागी बोलते हैं उसको हिंदी में। ये प्रश्न आता है पेपर के अंदर, बताइए। तो ये तो नहीं होता, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, हाइड्रोफिलिक टेल नहीं होती है ना, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल है जलावरागी, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेग, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफि, है ना, फोबिक टेल। ये जलाव रागी शीर्ष और जल विरागी, जल रागी और जल विरागी, इसमें भैया वरागी और विरागी कर दिया, हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है। यहाँ जल रागी शीर्ष है, ये सही है तीसरा वाला, है ना, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जल वरागी नहीं बोलते हिंदी में, इंग्लिश में भले सही लिखा है, लेकिन जल रागी होता है। क्या होता है? जल रागी, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मुंह जो होता है, और एक पूंछ होती है, वो होती है जल विरागी, हाइड्रोफिलिक टेल, पूंछ। रोगाणुरोधक प्रदान करने के लिए निम्न में से साबुन में क्या मिलाते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया। तो साबुन के रोग, बिथियोनल, ज्यादा झाग के लिए रोजिन, चिकनाहट हटाने के लिए है ना, सोडियम लोरेट सल्फेट। निम्न में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है? साबुन के अणु का एक सिरा जलरागी होता है। क्या यह बात सही सही नहीं है? साबुन का एक अणु का एक सिरा जलरागी होता है। बताइए। सही बात है। जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनाते हैं, सही बात है। साबुन के मिसेल कपड़ों में गंदगी साफ करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ कठोर जल को छोड़कर। नॉर्मल वाटर में मिसेल गंदगी हटाएगा, तीनों सही है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनेट लवण होते हैं, नहीं भैया, साबुन के नहीं, ये डिटर्जेंट की बात हो रही है। सल्फोनेट लवण सल्फ्यूरिक एसिड से उपचार करके हम डिटर्जेंट बनाते हैं, साबुन नहीं बनाते। तो ये वाला पॉइंट जो है ये गलत है, ये डिटर्जेंट का पॉइंट है, साबुन में डाला गया है। चलिए 77, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार के आयन उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है, और इसीलिए उनका यूज बढ़ता है, और वो गंदगी भी इजीली साफ कर लेते हैं। चलो, अपमार्जक पानी में साबुन की तुलना में अधिक घुलनशील है। अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। घुलनशील है, ये बात सही है, इसलिए नहीं करते हैं। अपमार्जक सामान्यतः साबुन की तुलना में अधिक नरम होते हैं, बात ये नहीं है। अपमार्जक में ऐसे रसायन होते हैं जो जल की साथ तेजी से नहीं। अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण जो कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनाते, बिल्कुल सही बात है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो देखो, आप किसी जगह जा रहे हो, वहां दो लोग लड़ने वाले हैं, आप उन लोगों से बहस ही मत करो, बोलो ही मत, वो कुछ भी बोले चुपचाप निकल जाओ, तो भैया वहां लड़ाई होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला 78, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सॉरी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो यह कारण होते हैं। तो यहां पर कैल्शियम का क्लोराइड यह स्थायी कठोरता का कारण है, मैग्नीशियम राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 79,
देखो जो बच्चे डेली कमेंट करते हैं ना, सर ये करो, धीरे करो, वो करो, आज उनके एक के भी जवाब नहीं आ रहे हैं, दूसरा तीसरा। ठीक है, जो इतने डेली कमेंट आते थे उनके आज जवाब आते, तो मुझे ऐसा लगता कि चलो ये पढ़ने में होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में क्या कहते हैं, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। आज उनके जवाब आ रहे हैं जिनके कमेंट मोस्ट प्रोबेबल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ठीक है, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन में, नाभिकीय ईंधन। देखो ये दो तो 100% है। अब न्यूक्लियर फ्यूल में हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, न कि किसी फॉसिल फ्यूल का, कोयले का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हम यहाँ पर देखो, पेट्रोलियम के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत है ना, प्राकृतिक गैस जो होती है मीथेन होती है, CH4 होता है। सोचने वाली बात है, अभी 1.5 महीने में 3 टॉपिक हुए हैं और 7 टॉपिक बाकी हैं। ठीक है, और बीच में हुआ तो क्या? ठीक है बेटा, बीच में अगर आपकी एग्जाम हुई ना, तो मैं 1 घंटा छोड़ के 2 घंटा पढ़ा दूंगा। 15 मई के पहले एग्जाम हुई ना आपकी, तो मैं 1 घंटा छोड़ के 2 घंटे डेली क्लास ले लूंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, दैट्स माई प्रॉब्लम। 50 बार बोल चुके हैं। ठीक है, लेकिन 1.5 महीने में इतना ही हुआ है ना। देखो आप दोनों नाव पर सवार होते हैं, हाथ से लिखकर भी चाहिए, जरा सा भी कुछ डायग्राम लेकर मत आओ, PPT लेकर के मत आओ, है ना, टाइम पर ये करवाओ वो करवाओ। बेटा एक चीज मुझे, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ, इस टॉपिक में आपको ये लगा ना कि हमने 15-20 दिन दिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, राजस्थान के PY की उठा के देख लेना, LDC नहीं बोल रहा, किसी भी एग्जाम के, अगर आपके नहीं बने तो बता देना फिर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर नाभिकीय ईंधन हो जाएगा। तो अगर अच्छा पढ़ते हैं तो समय तो लगता है। ठीक है, समय तो लगता है। मैं चाहता तो क्या था, मेरे लिए 5 दिन का टॉपिक भी नहीं था वो, मैं 2 घंटे में खत्म कर देता। कार्बन के अप्रूव होते हैं, ये चीजें होती हैं, ये होती हैं, 4 भैया प्रकार पढ़ा दिए और खत्म कर देता। ठीक है, तो कोई आपको अगर समय दे रहा है या उस टॉपिक को लंबा खींच रहा है, मतलब उसके माइंड में कुछ चल रहा है। चलिए, उच्च सीटेन संख्या लेकिन ऑक्टेन संख्या ईंधन में निम्न में से किसके? देखो ये चीज जो होती है ना, ये हम कभी कभी पढ़ना रह जाता है, सीटेन संख्या क्या होती है। देखो कभी भी आपको ऐसा देखा जाए कि सीटेन संख्या या ऑक्टेन संख्या क्या होती है, तो ये दहन को दर्शाती है। कि सर दहन का मतलब क्या होता है? दहन मतलब किसी चीज का जलना। सीटेन संख्या हमेशा डीजल इंजन, है ना, जैसे उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या जो होती है, तो सीटेन संख्या किसकी होती है? पेट्रोल की, डीजल की। और ऑक्टेन नंबर किसका होता है ना, ऑक्टेन नंबर। तो इस ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर से, है ना, डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता की पहचान होती है। तो डीजल उच्च गुणवत्ता का है, मतलब उसकी सीटेन संख्या जो होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तो उसकी सीटेन संख्या क्या हो? ज्यादा हो। अगर पेट्रोल अच्छी गुणवत्ता का है, मतलब उसकी ऑक्टेन नंबर क्या हो? ज्यादा हो। लिख लेना इन 2 पॉइंट को। ठीक है, गुड, गुड। नेक्स्ट, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है? ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। देखो क्या होता है, पेट्रोल के अंदर लेड पाया जाता है, और लेड हमारे इंसानों के लिए हानिकारक होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कैंसर भी जनरेट कर सकता है। तो उसमें टेट्रा एथिल लेड जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए पाया जाता है कि भैया तुम पर्यावरण में कम निकलना। तो पेट्रोल से जो प्रदूषण होता है ना, पेट्रोल वाहन से, पेट्रोल वाहन का जो प्रदूषण होता है, उन वाहनों के प्रदूषण में 2 चीजें होती हैं। उनके प्रदूषण में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और एक प्रदूषण ये होता है ट्रेट्रा एथिल लेड का, लेड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट 82, किसी वस्तु के दहन के लिए आवश्यक गैस, जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। ठीक है, चलो, ओके। तो 82 प्रश्न थे आपके टोटल। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मंडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और ये चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और, ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट बहुत बड़ा होता है, तो इसमें समय तो लगता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी के साथ इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब हम मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।